तो जो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे उसके 2 लेक्चर हमारे ऑलरेडी आ चुके हैं भाई, जिसके अंदर में आपने एक बेसिक डेफिनेशन थी वो डेवलप कर ली होगी इलेक्ट्रिक करंट को लेके, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को लेके, किस तरह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, क्या चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, वो सब चीज़ें आप लोगों ने देखी होंगी। आज मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ में उनके न्यूमेरिकल जो हमारा पोर्शन बनता है उसके ऊपर में कुछ और एक दो कंसेप्ट जो रह गए थे उन लेक्चर के बीच में, उनको भी यहाँ पर मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। चलिए उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर और कंसेप्ट को देखने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने लेक्चर के अंदर में देखा होगा कि भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। कोई भी आपने एरिया लिया है, कोई भी आपने एक मेरे पास में कंडक्टर ले लिया है जिसके अंदर में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर जो ये गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया है यहाँ से चार्ज पार्टिकल कितने बाहर आ रहे हैं, यानी कि Q डिवाइडेड बाय कितने टाइम में आ रहे हैं, यानी कि T। अगर हम इस यूनिट टाइम के अंदर में निकाल ले तो हमें पता लगता है कि वहाँ से कितना उसके अंदर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसकी बेसिक डेफिनेशन आप लोगों ने बनाई थी, दैट इज डेल क्यू डिवाइडेड बाई डेल टी। अगर मैं एवरेज करंट की बात करता हूँ तो डेल क्यू का मतलब होता है कितना चार्ज के अंदर में चेंज आया है, और डेल टी का मतलब होता है कितना टाइम के अंदर में चेंज आया है। यानी आप ये भी लिख सकते हैं Q2 माइनस में Q1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस में T1 के नाम से भी आप इसको लिख सकते हैं। यानी कि Q2 होगा फाइनल चार्ज, Q1 इनिशियल चार्ज, और ये हमारा जो टाइम होगा जब हमने Q2 चार्ज देखा था, और T1 टाइम होगा जब हमने Q1 चार्ज देखा था। ठीक है, तो इसकी बेसिक डेफिनेशन है, इसको हम इंस्टेंटेनियस करंट के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर क्या होगा, जो डेल ऑपरेटर यहाँ पर यूज़ किया हमने, जो डेल्टा यूज़ किया है, ये बन जाता है डिफरेंशियल। ठीक है, डिफरेंशियल में बन जाता है जब हम इंस्टेंटेनियस यानी किसी एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर में, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर में जब देखते हैं तो वहाँ पर कितना चार्ज उस कंडक्टर से जो फ्लो कर गया है, तो वो हमारे पास में इंस्टेंटेनियस करंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर आप लोगों ने देखी होगी भाई जो करंट होता है उसकी फंडामेंटल जो डायमेंशंस होते हैं, डायमेंशन, क्योंकि हमने जब हम पहला जो चैप्टर पढ़ा था यूनिट एंड डायमेंशन को लेके, तो हमने बात करी थी कि जो हमारे पास में करंट होता है इट इज़ ए फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी है तो हम उसका डायमेंशन जो लिखते हैं, तो उसको लिखने का तरीका आप लोगों को बताया था मैंने। जब हमारे पास में केवल 3 डायमेंशन होते हैं जैसे मास, लेंथ और टाइम, तो हम केवल MLT यूज़ कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास में क्वांटिटी तो 7 है, तो हमारा मैक्सिमम जो जा सकता है यहाँ पर जो भी वैल्यू आ सकती है वो 7 तक आ सकती है। ठीक है, तो आपके पास में क्या बचेगा, केवल करंट आ गया, क्योंकि करंट भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो आप जो भी डायमेंशन फॉर्मूलाज लिखते हैं वो लिखे जाते हैं हमेशा और हमेशा फंडामेंटल जो क्वांटिटीज़ होती है उनकी फॉर्म में। तो मास नहीं है इसके अंदर में, कोई हमारे पास में लेंथ नहीं है, कोई हमारे पास में टाइम नहीं है। करंट की बात कर रहा हूँ मैं, जब डेंसिटी आएगी तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा वहाँ पर। यहाँ पर केवल और केवल ए है, यानी कि एम्पियर जो इसकी यूनिट है वहाँ पर आप लोग को पढ़ाया गया है। फिर हम देखते हैं इसकी स्केलर यूनिट जो है भाई वो एम्पियर है। और एम्पियर क्या होता है, आपको कहते हैं कि कोई 1 कूलम चार्ज है वो फ्लो कर रहा है पर सेकंड किसी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से, तो वो हमारे पास में इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है, यानी कि 1 एम्पियर कहलाता है। ये अपने पिछले लेक्चर के अंदर में बहुत अच्छे से पढ़ के भी देखा है। फिर हम बात करते हैं, हमारे पास में 2 तरह के करंट होते हैं। एक तो कन्वेंशनल करंट होता है जो कि डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज में लिया जाता है, या फिर कहते हैं कि जिस डायरेक्शन में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप सबको पता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल, आपने जैसे स्टैटिक हमने पढ़ी थी तो वहाँ पर आप लोगों ने कहा था कि जो चार्ज है वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव चलते हैं, पॉजिटिव से ओरिजिनेट होते हैं और कहाँ पर नेगेटिव पर टर्मिनेट हो जाते हैं। ठीक है, यही कहा था ना, ऐसा नहीं होता है कि ये एक साइकिल बनाते हैं। ये तो जब हम मैग्नेट पढ़ेंगे उसके अंदर में आप देखेंगे कि साइकिल भी बनाएगा, यानी कि एक लूप टाइप में बनता है। लेकिन चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव पे चले शुरू होगा और नेगेटिव पर जाकर क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। वेरी गुड, आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको जाना होगा। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वही हमारा क्या होता है, कन्वेंशनल करंट होता है। कन्वेंशनल करंट इसलिए माना गया क्योंकि जब इस करंट के बारे में डिफाइन किया था एम्पियर ने, तो उस टाइम पे नेगेटिव चार्ज का जो था कोई इतना एग्जिस्टेंस नहीं था, उस टाइम तक उसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो उन्होंने कहा कि भाई ये हमारे पास में पॉजिटिव जो डायरेक्शन होती है, जो पॉजिटिव होते हैं वही फ्लो करते हैं, पॉजिटिव चार्ज ही फ्लो करते हैं, तो उसी को कन्वेंशनल करंट मान लिया गया है। ठीक है, और जब हम बात करते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, जब नेगेटिव चार्जेस के बारे में बात करते हैं, तो आप सबको पता है कि जो चार्ज पार्टिकल होंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो मूव करेंगे हम हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव के पास में मूव करेंगे, और वो हमारे पास में ये डायरेक्शन इसका यूज़ कर लिया जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, तो आप हमेशा बताएंगे कि कन्वेंशनल जो करंट होता है उसका अपोजिट होता है, या फिर जो कन्वेंशनल करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में चलता है। ये दोनों चीज़ें कैसे भी आप लोगों से घूम के पूछी जा सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हमारे पास में
जो मान लो यहाँ पर मेरे पास में चार्ज है तो ये कहीं पे एक्यूमुलेट नहीं होता है इसके अंदर में। कोई भी बॉडी ले लिया मैंने, मान लो इसके अंदर में इनिशियली 100 चार्ज थे, तो क्या करेंगे जब आप इसके ऊपर पोटेंशियल लगाएंगे, यहाँ पर एक बैटरी लगाएंगे, तो क्या होगा, ये 100 चार्ज इसके अंदर में एंटर करेंगे, तो ये 100 चार्जेस के ऊपर में एक कोलिजन होगा और इनको फोर्स मिलेगा, एक ड्रिफ्ट मिलेगा, तो ये 100 चार्जेस बाहर आ गए। अब होगा क्या कि 100 चार्ज को इसको वापसी देने पड़ेंगे भाई, इसको अगर नहीं देगा तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रहेगा। तो इस जो कंडक्टर है जहाँ से करंट फ्लो कर रहा है वो ऑलवेज रिमेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, यानी कि जितने चार्ज उस पर एंटर करेंगे उतने चार्ज वहाँ से उसके एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, ये भाई सीट आपको मिले तो आप इन पॉइंट्स को अच्छे से देख लेना। जो मेन मेन पॉइंट्स थे मैंने आप लोगों को यहाँ पर वो डिफाइन करवा दिए हैं। अब एक हमारे पास में जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बन जाती है वहाँ पर वो ये है कि अगर कोई मेरे पास में एक चार्ज पार्टिकल, शायद मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल के पोस्टर के अंदर वहाँ पर करवाया भी है, मान लो ये मेरे पास में कोई क्यू चार्ज है और एक रेडियस सर्किल के अंदर में मूव कर रहा है जिसका रेडियस आर है, ठीक है, और जिसकी वेलोसिटी कितनी है वी है, तो इसका जो टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड का मतलब होता है कि ये वापस लौट कर यहाँ पर कितनी देर में आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके एटीसी के एग्जाम में बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो आपको याद रखना है कि जहाँ जिस पॉइंट को मैं देख रहा हूँ वहाँ से कितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल जा रहे हैं। तो आप सबको पता है कि क्यू जो आई जो होता है वो हमारे पास में क्यू होता है, दैट इज़ क्यू डिवाइडेड बाई टी, यानी कि हमारे पास में टोटल जो चार्ज है और पर यूनिट टाइम हमारे पास में कितना है। तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे भाई आप लोग, तो टाइम पीरियड निकालने का आपको सबको पता है कि हमारे पास में कितना होगा इसका, टी दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई आर। 2 पाई आर मतलब इसके पूरे सर्कमफ्रेंस का हो गया, और किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो आप इसको वी लिखेंगे, यानी कि जो वेलोसिटी है वो वी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसकी जो वैल्यू रखेंगे टी की आई के अंदर में, जो हमारे पास में आई की जो है क्यू बाई टी होता है, तो टी की वैल्यू रखेंगे एंड यू विल गेट द आंसर क्यू वी डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर यू एग्जाम, आप इसको भाई याद रखना। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट हम बात करते हैं। फिर हमने क्लासीफाई किया था कि कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है और सेमीकंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर का मतलब होता है कि जो इजीली हमारे पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मान लो ये मेरे पास में एक एटम है, इसके बीच में हमारे पास में क्या होगा, न्यूक्लियस रहा होगा, और ये बाहर इसकी बहुत सारी सेल्स होंगी, जैसे KLMN सेल आप लोगों ने पढ़ी होंगी। तो जो आउटर मोस्ट सेल होती है उसके अंदर में जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, जो पूरी तरह से किसी के साथ में बॉन्डिंग नहीं है जिसकी, तो वो हमारे पास में क्या कहलाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से हम जानते हैं। तो ये बाहर जा भी सकता है और इसके अंदर में बाहर से इलेक्ट्रॉन आ भी सकते हैं। इसका ऑक्टेट जो होता है वो पूरा करने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन या तो बाहर चला जाएगा या फिर हमारे पास में अंदर आ जाएगा कोई दूसरे एटम के थ्रू। तो वो अगर अवेलेबल है तो हम कहेंगे कि वहाँ पर क्या है, उसको कंडक्टर के नाम से जानते हैं। आप सब टेक्निकल ब्रांच है तो इसमें ज़्यादा मेरे को टाइम देने की जरूरत नहीं है। इंसुलेटर आप सबको पता है कि जो करंट अपने साथ में इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर पाता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बिल्कुल टाइटली बाउंड होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं अपने रिस्पेक्टिव एटम्स के साथ में। ओके, सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो वो ना तो इंसुलेटर होते हैं ना हमारे पास में पूरी तरह से कंडक्टर होते हैं। लेकिन अगर आप बात करेंगे तो लो टेम्परेचर होता है, तो लो टेम्परेचर पर एक इंसुलेटर का काम करते हैं, और जब हाई टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है, रूम टेम्परेचर के आसपास में आ जाते हैं, तो वो एक कंडक्टर के रूप में काम कर जाते हैं, यानी कि उनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो कंडक्टर से कम होती है और इंसुलेटर से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो वो दोनों तरह का बिहेव दिखा देते हैं, तो हम बोलते हैं कि वो हमारे तरह क्या है, एक सेमी कंडक्टर के रूप में आप उनका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जैसे सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, दिस ऑल आर नोन एज सेमी कंडक्टर। आप लोगों ने कॉलेज टाइम में ये बहुत अच्छे से इनके बारे में पढ़ा होगा। अब मैं जो बात करना चाह रहा हूँ आप लोगों के साथ में, वो मैं बात करूँगा कि कोई भी हमारे पास में कंडक्टर है, सारी कहानी हमारी किस पे रुकी होगी, क्योंकि हमें करंट फ्लो करवाना है, तो करंट फ्लो करवाने के लिए सबसे बेस्ट सोर्स हमारे पास में क्या भाई, कंडक्टर है। क्यों है कंडक्टर, क्योंकि उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं और इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होने के कारण हम इसका इजीली यूज़ कर सकते हैं अपने करंट फ्लो करने के लिए। ठीक है, तो पहला जो केस इसके अंदर में पढ़ेंगे कि कोई कंडक्टर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया है तो वो कैसे बिहेव करेगा। तो आप सब लोगों को मैंने पिछली जो लेक्चर रहा है उसके अंदर में इस चीज़ के बारे में अच्छे से इसकी डिस्कशन भी वहाँ पर हमने किया है। अब क्योंकि उसके ऊपर में आपने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया भाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाने की वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके मेन फ्री पाथ होगा वो क्या हो जाएगा, यानी कि आप कहेंगे कि जो नेट डिस्प्लेसमेंट रहा होगा उसका जीरो हो गया, और जीरो हो गया तो कोई भी करंट आप लोगों को यहाँ पर बैठ कर देख रहे हैं तो कोई भी करंट यहाँ से बाहर आता हुआ नहीं दिखाई देगा। ठीक है भाई, जिसने पिछला लेक्चर नहीं देखा है ना, तो प्लीज़ जो पहले 2 लेक्चर आ चुके हैं उनको देख के आए, उसके बाद में यहाँ पर लेक्चर आने के लिए कोशिश करें, क्योंकि वो नहीं देखेंगे तो आप लोगों का बेस क्लियर नहीं होगा, और बेस क्लियर नहीं होने की वजह से आप अब गुम होना शुरू हो जाओगे कंसेप्ट के बीच में जो आगे मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, सारी चीज़ें वहीं से रिलेट करता चलूँगा। कुछ बोल रहे थे कि ज़्यादा लेंदी हमारा लेक्चर हो गया, भाई लेंदी इसलिए वो लेक्चर रखा गया था
नो डाउट आप लोगों ने कॉलेज टाइम में बहुत अच्छे से पढ़ा है, लेकिन जब न्यूमेरिकल बेसिस पर आते हैं ना, जब न्यूमेरिकल हमारे पास में आते हैं तो अब कंफ्यूज हो जाते हैं उस चीज़ को लेके कि कैसे हमें इसको अज्यूम करके चलना है, कैसे कहाँ से स्टार्ट करके चलना है। तो इसलिए वो 2 लेक्चर्स थे, थोड़े से लेंदी बनाए गए थे। ओके, करंट इलेक्ट्रिसिटी सबने फॉर्मूला याद करना ही सफिशिएंट नहीं होता है भाई, ठीक है। आपके फॉर्मूला बेस पर क्वेश्चन नहीं पूछता है, आपके कंसेप्चुअल बेस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको कितनी डेप्थ में अपने सब्जेक्ट की नॉलेज है, ठीक है। इनको सबको पता है कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है तो भाई करंट तो सबको आता है, ठीक है। रेजिस्टेंस भी सबको पता है, ये तो हमें 6-7 क्लास से ही पढ़नी शुरू कर देते हैं। लेकिन उसके कंसेप्चुअल बेसिस पे कैसे क्वेश्चन उठाएगा, कहाँ से इलेक्ट्रॉन, आपको जब तक ये नहीं पता होगा थर्मल एनर्जी क्या होती है, किस तरह से आयन्स अपनी पोजीशन पर मूव करते हैं और कब कब वो उसको इलेक्ट्रॉन को हीट कर सकते हैं, ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी होती है, तो वो सारे वहाँ से क्वेश्चन उठाता है। आजकल जो एग्जाम्स का जो है ना ट्रेंड चेंज हो चुका है भाई, पहले उस तरह के नहीं चल रहे हैं जो कि ठीक है सीधा फॉर्मूला दो करंट पूछ लो भाई, इन चीज़ों से नहीं होता है उस तरह से, ठीक है। चलिए, तो आप वो लेक्चर देख के आओ भाई, उसके बाद में थोड़ा सा यहाँ पर आने की कोशिश करना। अब मैं बात करूँ कि अगर मैंने जो मेरे पास में कोई भी पोटेंशियल मैंने उसके ऊपर मैं नहीं लगाया, ठीक है। अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल आगे जो उस लेक्चर के अंदर में मैंने बात नहीं करी थी। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये तो मूव कर रहे होंगे। अब ये किसके कारण मूव कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर भाई ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल मैं सुपर कंडक्टर इनको 0 डिग्री के ऊपर में मैंने इनको लेके जा रहा हूँ। मेरे आसपास में कोई तो रूम टेम्परेचर बना होगा, जो भी रूम टेम्परेचर होगा, लेट अस सपोज 300 केल्विन के आसपास हम इसको मान लेते हैं। तो इसको क्या होगा, कुछ एनर्जी मिल रही होगी। अब एनर्जी मिलेगी तो इन इलेक्ट्रॉन के पास में एक हमारे पास में क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी, जिसको हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के नाम से आप जाने, ठीक है। तो वो एक एवरेज वेलोसिटी के रूप में भी आप उसको मान सकते हैं। तो वो जो इन इलेक्ट्रॉन के पास में मूव करेंगे, तो मूव करने के बाद में क्योंकि ये हमारे पास में क्या है, मास है, और दूसरा इसके पास में वेलोसिटी है, तो हम इसकी क्या कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज गिवन बाय हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास में क्या है, इसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लेके चलनी है इनकी वेलोसिटी की, यानी कि एवरेज वैल्यू के रूप में हम याद करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं RMS वैल्यू। अब ये जो एनर्जी होगी इसको कहाँ से मिल रही होगी भाई, थर्मल एनर्जी के कारण मिल रही होगी। तो थर्मल एनर्जी का जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को बताएगा जाएगा कि वो हमारे पास में कितनी इक्वल होती है, दैट इज 3/2 इंटू में के एक कांस्टेंट आएगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एंड टी इज टेम्परेचर हमारे पास में आ जाएगा। तो ये इसके बराबर में आप लोग इसको रख सकते हैं। अब आपसे कोई पूछ लिया जाए कि भाई मेरे को इसकी वैल्यू थर्मल स्पीड बताओ, तो थर्मल स्पीड आप इजीली यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। वी स्क्वायर बचेगा जो हमारे पास में, इस इक्वेशन को सोल्व करके देखेंगे, दैट इज 3kT डिवाइडेड बाई m। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये कब हमारे पास में आता है, ये वो वेलोसिटी होती है जब एक चार्ज पार्टिकल जिसके ऊपर में कोई भी पोटेंशियल आप लोगों ने नहीं लगाया है, तो वो जो मूवमेंट कर रहा है तो उसकी क्या वेलोसिटी रही होगी, ठीक है। तो वो जो हमारा पहला लेक्चर था उसके अंदर में आपको इनके ड्रिफ्ट, इनकी वेलोसिटीज को लेके काफ़ी चीज़ वहाँ पर डिस्कस की गई है। तो हमारे पास क्या आ गया, 3kT डिवाइडेड बाई m इज द थर्मल स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एब्सेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब रूम टेम्परेचर की बात कर ली जाए तो रूम टेम्परेचर पे क्या इनकी स्पीड होती है, तो यहाँ पर जब आप इस रूम टेम्परेचर T की वैल्यू हमारे पास में 300 रखेंगे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे, तो ये हमारे पास में वैल्यू आएगी दैट इज 10⁵ मीटर पर सेकेंड। देख लो, अगर आपने वोल्टेज भी नहीं लगाया ना, पोटेंशियल भी नहीं लगाया है, तो इतनी वेलोसिटी से वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे, एवरेज वेलोसिटी से वो क्या कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे भाई एक कंडक्टर के अंदर में, ठीक है। पोटेंशियल का काम होता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर में एक फोर्स लगाने का, फोर्स लगाएगा तो वो क्या होगा, एक एंड से दूसरे एंड पर चलेगा, दूसरे को हिट करते हुए उसका जो नेट ड्रिफ्ट हमारे पास, नेट हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा कुछ ना कुछ आना शुरू हो जाएगा, जीरो नहीं बनता है उस समय पे, ठीक है। चलिए, अब मैं बात करता हूँ मीन फ्री पाथ की। तो मीन फ्री पाथ का मतलब होता है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कोलिजन, यानी कि अब इलेक्ट्रॉन था हमारे पास में, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो टर्म्स अब आ रही है ना आप लोगों के पास में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है। तो मीन फ्री पाथ का मतलब होता है कि आपने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करी है, कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसने कितने नंबर ऑफ टोटल हिट की है, ये इस इलेक्ट्रॉन पे जाएगा, फिर इस इलेक्ट्रॉन पे हिट करेगा, फिर इस इलेक्ट्रॉन पे हिट करेगा, तो ये तो होते हैं नंबर ऑफ कोलिजन्स, और कितनी इतने डिस्टेंस ट्रेवल करी। डिस्टेंस ट्रेवल की बात कर रहा हूँ मैं, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की बात नहीं कर रहा हूँ भाई। बेशक ये टकरा के और वापसी इस पोजीशन पर आ जाए, इस पोजीशन पर भी आ गया ना, तो भी हमें क्या होगा, इसका पूरा पाथ जो इसने ट्रेवल किया वो लेके चलना है। अगर इन डिस्प्लेसमेंट की इस पॉइंट पे बात करूंगा तो क्या हो गया, इस इलेक्ट्रॉन के लिए जीरो हो गया ये, लेकिन यहाँ पे हमें इसकी टोटल डिस्टेंस की बात करनी है। टोटल डिस्टेंस यानी यहाँ गया फिर हिट किया, यहाँ गया
फिर हिट किया, यहाँ गया फिर हिट किया, यहाँ गया फिर हिट किया और इस पोजीशन पर आ गया। तो इसने जो ये टोटल पाथ ट्रैवल किया ना, दैट इज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कोलिजन, जिसके कारण में वापस से लौट कर इसी पोजीशन पर आ गया। ओके, तो ये जो हमारे पास में होते हैं, ये इसकी जो यूनिट होती है वो बेसिकली जैसे आप वेवलेंथ का रिप्रेजेंट करते हैं लैम्बडा से, तो इसको भी हम लैम्बडा से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो वैल्यू आएगी वो लगभग एंगस्ट्रॉन के टर्म्स के अंदर में आती है। जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहाँ पे और थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं रिलैक्सेशन टाइम को लेके। तो रिलैक्सेशन टाइम होता है कि दो हमारे इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है और एक ये इलेक्ट्रॉन है मेरे पास में। तो ये इलेक्ट्रॉन जब भी हमारे पास में यहाँ पे टकरा रहा है, इस पॉइंट पर जाके टकरा रहा है, तो ये कितना टाइम ले रहा है? देखो, द टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो अलग अलग कोलिजन्स हो रहे हैं, तो उनके बीच में दो अलग अलग एक लाइन में जो कोलिजन हो रहे हैं उनके बीच में कितना टाइम आ रहा है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक गया, इसको हिट करेगा, तो ये इनके बीच में कितना टाइम ले रहा है, यानी कि टकराने के लिए कितना टाइम ले रहा है, दैट इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम के नाम से आप जानते हैं। तो आप कह सकते हैं कि भाई टोटल टाइम मेरे को कितना लगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कोलिजन कितने हुए मेरे। मान लो आप लोगों को यहाँ से इस पॉइंट तक चलना है और आपको ये पता है कि भाई यहाँ से यहाँ तक जाने में मुझे 10 सेकंड लग रहे हैं, लेट सपोज यहाँ मुझे 10 सेकंड लग रहे हैं और मुझे कितने हिट करने पड़ेंगे, एक और दो, तो दो हिट हो गए। तो एक से दूसरे तक इस सक्सेसिव कोलिजन के बीच में यहाँ से यहाँ तक जाने में मुझे कितना टाइम लगेगा? तो आप क्या करेंगे, 10/2 हो गया। तो 10/2 होने से आपका क्या हो गया, ये आपको पता लगा कि दो कोलिजन मेरे पास में होने थे, 10 सेकंड टोटल टाइम लगनी थी। तो एक कोलिजन होने में लगभग मुझे कितना टाइम लगा, 5 सेकंड का लगा। तो मैं क्या कहूँगा, यह मेरे पास में क्या हो गया, एक रिलैक्सेशन टाइम हो गया, यानी कि सक्सेसिव कोलिजन होने में कितना मुझे टाइम लग रहा है। और इसकी जो यूनिट आएगी वो आएगी आप लोगों की सेकंड्स के अंदर में। आप लोग 10⁻⁻14 सेकंड के आसपास में इसका रिलैक्सेशन टाइम रहता है भाई। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले जो हमारे पास में कंसेप्ट आएगा, दैट इज जब आप इसके ऊपर में पोटेंशियल अप्लाई कर देते हैं। तो पोटेंशियल जब भी अप्लाई करेंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पर निकल के आती है भाई। पोटेंशियल का मतलब होता है कि आप लोगों ने यहाँ पे एक मेरे पास में कंडक्टर था, ये मान लो मैं कंडक्टर एज्यूम करके चल रहा हूँ जो ब्लैक लाइंस के बीच में बना दिया मैंने, और यहाँ पे आप लोगों ने एक बैटरी लगा दी है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल आप लोगों ने इसके साथ में लगा दिया। अब पॉजिटिव नेगेटिव लगाएंगे तो यहाँ पर क्या होंगे, कोलिजन होते चलेंगे, इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर में होंगे, एटम्स के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बचे होंगे, तो उनके ऊपर में क्या करेगा, कोलिजन करेगा और एक पर्टिकुलर उनको क्या दे देगा, डायरेक्शन दे देगा। यानी कि पहले जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास में थे, जो टकरा के इलेक्ट्रॉन जो हिट करके वापसी कहाँ रहा था, अपने मीन पोजीशन पर आ रहा था, जो उसकी पोजीशन थी वहीं पर आ जा रहा था, तो वो नेट डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो था। लेकिन जब आप एक पोटेंशियल लगा देंगे, यानी कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, जब भी मैं यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव की बात कर रहा हूँ, एक बैटरी लगा दी है तो मैंने एक पॉजिटिव यहाँ पर जनरेट कर दिया और नेगेटिव यहाँ पर जनरेट कर दिया, मीन्स मैं इसके ऊपर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यू ऑलवेज रिप्रेजेंट इट बाई ई से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो जो नेट फील्ड मेरे पास में आ गया, नेट इसके ऊपर में जो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट होगा अब जीरो नहीं होगा, ये कुछ ना कुछ क्या करेंगे, बाहर निकल जाएंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेगा, क्यों निकलेगा, क्योंकि ये हमने क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से इसके ऊपर में एक फोर्स लगेगा और जो फोर्स लगेगा वो इसको बाहर की तरफ में लेके जाएगा। अब जो फोर्स लगे हुए, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, मैं क्या कह रहा हूँ कि जब इसके ऊपर में एक फोर्स लगेगा, यानी कि फोर्स लगने से इसके अंदर में क्या आएगा, एक एक्सेलेरेशन आ जाएगा। और एक्सेलेरेशन आप सबको पता है कि क्या होता है, एक्सेलेरेशन का मतलब होता है कि चेंज इन स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि उसकी स्पीड के अंदर में क्या चेंज आया है। तो एक्सेलेरेशन निकालेंगे कैसे, तो आप सबको पता है कि जब हम बात करते हैं F = ma के नाम से जानते हैं, जो आप लोग जब हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं, 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन या फिर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पे फॉर्मूला बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो क्योंकि ये हमारे पास में क्या मास है, क्योंकि मैकेनिकल क्वांटिटी है, तो इसके ऊपर में हम ये फॉर्मूला इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन क्या आएगा, दैट विल बी फोर्स डिवाइडेड बाय मास के नाम से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और फोर्स जो बनेगी दैट विल बी इक्वल टू जो आप पढ़ते आए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में बात करी थी, दैट इज QF के नाम से, QE के नाम से आप लोगों ने पढ़ा था वहाँ पे, यानी कि चार्ज और हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल टू फोर्स। क्योंकि हम यहाँ पर नेगेटिव चार्ज के ऊपर में बात कर रहे हैं, तो हमारे पास में फॉर्मूला जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा भाई, दैट विल बी E, यानी कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय M। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना भाई आप लोग इसको ना। हाँ, एक दूसरा मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट के नाम से भी आप इसको जानते हैं। तो इसका मतलब होता है कि मैंने कितना पोटेंशियल उसके ऊपर में लगाया है और कितनी लेंथ के वायर के ऊपर में मैंने इसको
कंडक्टर के ऊपर में इसको मैंने अप्लाई किया है। तो ये हमारे पास में क्या आएगा, V हमारे पास में क्या होगी, दैट विल बी EMF ऑफ द बैटरी। जब मैं बैटरी और सेल्स के बारे में बात करूंगा तो वहाँ पे EMF का बहुत अच्छे से आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा भाई उस चीज़ को लेके ना। अभी आप याद रखो EMF ऑफ बैटरी, तो EMF ऑफ बैटरी होगा और डिवाइडेड बाई जो आपने लेंथ इसकी लेके चले हैं वो आप लोग इसकी डिवाइडेड बाई L, यानी कि जो ग्रेडियंट भी आप इसको बोल सकते हैं। तो हमारे पास में क्या देता है, वो ग्रेडियंट जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें प्रोवाइड करते हैं। और एक्सेलेरेशन जो होगा, इस इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेलेरेशन मिला होगा दैट इज इक्वल टू E, यानी कि चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि कितना आपने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ। ये आप लोगों को क्वेश्चन जब आएंगे तो वहाँ पर आप लोगों को ये टर्म गिवन होंगे कि भाई कितना इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर में लगा हुआ है। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लेकर। इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पर निकल के आती है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब होता है कि जो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है, जो हमारे यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको एक वेलोसिटी मिलेगी। अब जो वेलोसिटी मिलेगी, एक तो पहले हमें उसको किससे वेलोसिटी मिल रही थी, एक थर्मल वेलोसिटी मिल रही थी, लेकिन जो एक्सेलेरेशन इसको दिया जाएगा ना, एक्सेलेरेशन जब इसको मिलेगा अप्लाइड जो हमने इसके ऊपर में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है, तो वहाँ पर एक और कंपोनेंट आ जाएगा वेलोसिटी का, और जिसको हम क्या जानते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से हम इसको जानेंगे भाई। ठीक है, तो ये टोटल जो इसकी वेलोसिटी बनी होगी, थर्मल वेलोसिटी भी होगी पहले, और प्लस में हमारे पास में एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी आ जाएगी। तो वो जो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण ये क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके अंदर में हो क्या रहा है कि जैसे आप सबको पता है कि ये मैकेनिकल चीज़ हम इसको अज्यूम कर सकते हैं, यानी कि जो हमारे लॉ ऑफ मोशंस की इक्वेशंस होती हैं वो भी यहाँ पर, जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं वो भी हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे को ये बताओ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, दैट इज फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस में एक्सेलरेशन इनटू में टाइम, यही होता है भाई। अब यहाँ देखो कि ये एक इलेक्ट्रॉन है मेरे पास में, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करना शुरू किया और इस पोजीशन पर चला गया। यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको टाइम कितना लगता है, सबको पता है भाई, उसका जो रिलैक्सेशन टाइम होगा वही उसका टाइम होगा, दैट विल बी टाउ। आप टाउ से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे आप लोगों ने ऊपर भी देखा था कि जो रिलैक्सेशन टाइम होता है उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या होता है, दो सक्सेसिव कोलिजन होते हैं, उनके बीच का टाइम पीरियड होता है। तो टाइम उसको कितना लगा, टाउ से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और दूसरा, ये कितना इनिशियल वेलोसिटी इसके पास में कुछ रही होगी, बिल्कुल रही होगी। क्या रही होगी, उसकी U1 हम उसको अज्यूम कर लेते हैं। U1 क्यों मैंने U अज्यूम किया, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन के लिए बात करूंगा तो मैं खाली अभी U1 एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ के लेके चल रहा हूँ, उसके ऊपर में बात कर रहा हूँ मैं। तो U1 जो होगा वो इसका एक इनिशियल वेलोसिटी होगा, और ये किसके कारण आया होगा, ये आया होगा भाई थर्मल वेलोसिटी के कारण। थर्मल जो था, जो इसके ऊपर में टेम्परेचर का इफेक्ट था, उसके कारण में इसके पास में वेलोसिटी आई हुई है। ये इसने डिस्टेंस ट्रेवल करी है। ओके, और यहाँ से यहाँ तक जब इसको टेम्परेचर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोगों ने लगाया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से इसके ऊपर में क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, यानी कि एक एक्सेलेरेशन इसके अंदर में आ जाएगा, यानी कि दूसरा फैक्टर इसके ऊपर में एक्सेलेरेशन आ गया। एक्सेलेरेशन किसकी वजह से आया, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड आया। तो एक्सेलेरेशन आने से आप लिखोगे भाई इसके अंदर में एक एक्सेलेरेशन मिला, दैट इज ए, और ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एक्सेलेरेशन चाहे आप किसी इलेक्ट्रॉन के लिए ले लो, किसी टाइम पे ले लो, वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट लगाया है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने का मतलब है कि एक फोर्स आप लोगों ने लगा दी है, फोर्स आपके एक कांस्टेंट यहाँ पर बनी रहेगी, और वो एक्सेलेरेशन उसका हमेशा एक ए वैल्यू गिवन होगा। ओके, अब ये क्या करेगा, यहाँ से मूव करना शुरू करेगा। आपको टाइम पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, यू कैन यूज इट इन डायरेक्टली इन द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर्मूला। तो यहाँ से आप देखो, पहले के लिए मैं बात करूँ किसी इलेक्ट्रॉन को, तो V1 हो जाएगा, फिर U1 हो जाएगा, एक्सेलेरेशन आपको पता है A हो गया, और टाउ1 मेरे पास में पहला जो कोलिजन के बीच में जो टाइम रहा होगा वो हो गया। ठीक है, तो ये 8 आप कह सकते हैं कि कितना उसने नई वेलोसिटी एक्वायर कर लिया भाई। ओके, चलिए अब बात करते हैं इसको लेके कि जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन होंगे, जो अदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो भी तो कोलिजन कर रहे होंगे। तो सबका मैं यहाँ पर सम अप कर लो, तो V2 मेरे पास में क्या होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन का लूंगा U2, 8 हो जाएगा। तीसरे का लूंगा तो भाई ये हो गया, फोर्थ का हो गया, फिफ्थ का, ऐसे मैं n नंबर जितने भी इलेक्ट्रॉन है सबके लिए मैं समअप करूंगा। फाइनली आई विल गेट UN, यानी कि टोटल n जो भी होंगे उनकी वेलोसिटीज को समअप कर लो। और लास्ट में हमारे पास में 8τTn, उसको भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे भी आप उनको वैल्यूज को पुट करें, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, सबको आप यहाँ पर रख सकते हैं। फिर आपको वेलोसिटी जो निकालनी है, तो वेलोसिटी निकालने का आपको एक एवरेज निकालनी पड़ेगी।
तो ये जितनी भी वेलोसिटीज आई हैं सबको आपको क्या करना पड़ेगा, सम अप करना पड़ेगा भाई। एवरेज निकालने का यही तो तरीका होता है कि मान लो आपके पास में 10 क्वांटिटी हैं, तो 10 को आपको क्या लिखते हैं, जैसे 3 क्वांटिटी की मैं बात करूं तो V1 V2 प्लस में V3 आपने लोगों ने लिखा और नीचे डिवाइडेड बाय 3 कर दिया, 3 कर दिया। क्यों किया, क्योंकि 3 क्वांटिटीज़ के लिए आप लेके चल रहे थे, तो तीनों को लिखा और डिवाइडेड बाई जितने नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ हैं वो कर दी। तो मेरे पास में तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो सबकी क्या करूंगा मैं, वेलोसिटी निकालूंगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालूंगा। आपको समझ आई ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, वो ये होती है कि भाई आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो उसके अंदर में एक नई वेलोसिटी और जनरेट हो गई है। ऑलरेडी उसके पास में एक थर्मल वेलोसिटी तो मिल रही थी जिसको आपने यू के नाम से जाना है, लेकिन एक्सेलेरेशन आ गया और कुछ रिलैक्सेशन टाइम आ गया, यानी कि उसकी हिट करने लग गया, तो उसके पास में एक नई वेलोसिटी और जनरेट होगी जिसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से आप जानेंगे। ओके तो ये सब का एवरेज निकालेंगे और सारी वैल्यूज जब पुट करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर लाइक दिस, दैट वी इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है, जो हमारे पास में एवरेज जो वेलोसिटी होगी ना, हाँ ये चीज़ याद रखना कि जो एवरेज जो वेलोसिटी होगी थर्मल के कारण में सबको पता है कि नेट डिस्प्लेसमेंट उसका क्या हो जाना है भाई, जीरो हो जाना है। तो जो नेक्स्ट हमारी आएगी इसकी वेलोसिटी जो आएगी वो हमारे पास में जीरो, उसकी वैल्यू वहाँ पर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई। ठीक है, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो कुछ आगे की साइड मूव कर रहे होंगे, कुछ पीछे की साइड में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे, तो सारे एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे एंड द इनिशियल वेलोसिटी, और आप कह सकते हैं कि थर्मल वेलोसिटी जो रहेगी वो जीरो रहेगी। थर्मल वेलोसिटी जनरेट कब होती है, जब आप लोग किसी रूम टेम्परेचर के आसपास में उसको रख देते हैं। ओके, यू विल गेट द आंसर दिस। जो बचेगा हमारे पास में फैक्टर दैट इज ए एक्सेलेरेशन τ1 प्लस τ2 τ3 अप टू τn तक आप लोगों के पास में ये बच जाएगा भाई। तो ये जितनी भी वैल्यूज होंगी इनको आप पुट करेंगे, जितना भी हमारे पास में एवरेज आएगा एंड यू विल गेट द आंसर VD, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप लोगों के लिए। अब समझ ये आना चाहिए कि भाई ये टाउ जो आया है कहाँ से आया है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर में अलग अलग इलेक्ट्रॉन की जो रिलैक्सेशन टाइम दे देगा या फिर अलग अलग वैल्यूज आप लोगों को दे देगा, तो ये बेसिक आप लोगों को याद रहना चाहिए कि कहाँ से आप लोगों के पास में जनरेट होके आया। ओके, ये हमारे पास में एवरेज रिलैक्सेशन टाइम आएगा, दैट इज ए एक्सेलेरेशन मिला किसके कारण में, जो आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था पॉजिटिव और नेगेटिव को करके, और टाउ हमारे पास में रिलैक्सेशन टाइम आ गया। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था तो यहाँ से एक फोर्स लगी होगी, अभी आप लोगों ने फोर्स का एक फॉर्मूला निकाला था दैट इज इक्वल टू सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का आप लोगों ने यहाँ पे एक फॉर्मूला निकाला था, क्या था फॉर्मूला हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का, दैट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज आप लोगों ने निकाला था। ठीक है, और जो फोर्स आएगी हमारे पास में दैट विल बी इक्वल टू QE के नाम से आप लोग जानेंगे। तो यही तो हमें करना है भाई, जो फोर्स हमारे पास में आएगी, फोर्स इज इक्वल टू मास अपॉन मास इनटू में एक्सेलेरेशन था, तो एक्सेलेरेशन की जो वैल्यू होती है फोर्स अपॉन में मास होती है, तो आप यहाँ पे फोर्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट एज QE लिख सकते हैं। तो QE यहाँ पर रिप्रेजेंट करो भाई, E हो गया मेरे पास में, और मास था वो M हो गया, यानी कि मैंने एक्सेलेरेशन को क्या रिप्रेजेंट कर दिया, फोर्स अपॉन में मास। और टाउ मेरे पास में क्या है, ये टाइम आ गया दैट इज रिलैक्सेशन टाइम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं तो ये मेरे पास में माइनस साइन आ जाएगा। सो द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज गिवन बाई -E, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, E इलेक्ट्रिक फील्ड, Q जो स्मॉल ई है वो मेरे पास में इलेक्ट्रिक चार्ज का जो वैल्यू है वो है, इलेक्ट्रॉन का जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, डिवाइडेड बाई m इंटू में टाउ। ठीक है भाई, आप लोग इसको याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और जब आप निकालेंगे तो डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन की जो होती है वो कितनी होती है, तो लगभग 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड की रेंज में हमारे पास में अवेलेबल होती है भाई। ठीक है, अब एक छोटा सा टर्म यहाँ पर निकल के आ जाता है कि भाई करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, तो ज़्यादा इसमें डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को सीधा इसका फॉर्मूला याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये, दैट इज NEAVD। N क्या है मेरे पास में, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैं, E चार्ज ऑन द नंबर ऑफ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन या फिर जो भी चार्ज पार्टिकल आप कंसिडर कर रहे हैं उसके ऊपर में चार्ज है, A है कितना एरिया आप कंसिडरेशन में लेके चल रहे हैं या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, VD हमारे पास में क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी गिवन होती है। तो आप लोग को ये समझ आया होगा कि कैसे हमें इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज़ करना है। NEAVD बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना भाई, जब भी आप लोगों को गिवन हो क्वेश्चन के अंदर में पूछ लिया जाए कि करंट निकाल के बताओ, ठीक है, तो करंट की जो हमारे पास में रिलेशन है दैट इज इक्वल टू NEAVD। इसका आपको डेरिवेशन पे नहीं जाना है,
तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको पता होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया आप लोगों को पता होगा, ये सब आप लोगों को गिवन होगा तो आप इजीली इसको निकाल सकते हैं। या करंट गिवन होगा, कुछ भी आप लोगों से निकलवा सकता है कि भाई उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप लोगों को बताओ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के दो फॉर्मूले हमारे पास में बन जाएंगे। यहाँ से क्या बनेगा, एक तो हमारे पास में ये हो चुका है ऑलरेडी, दूसरा जो सबसे ज़्यादा आपको यूज़ करना है दैट इज वी डी इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई एन ई ए। ये भाई याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। NEA के नाम से आप इसको जानेंगे। ओके, चलिए आगे बात करते हैं हम। ये न्यूमेरिकल है, ये बाद में हम अटेम्प्ट करेंगे इसको। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे पास में आ जाता है जिसको करंट डेंसिटी के नाम से जानते हैं। देखिए अभी तक आप लोगों ने करंट के बारे में पढ़ा था। करंट होता क्या हमारे पास में, करंट जो कोई भी कंडक्टर आप लोगों ने ले लिया तो यहाँ से इस पर्टिकुलर पॉइंट से कितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल बाहर से निकल रहे हैं। तो आपने यहाँ पर बात करी थी कि ये मेरे पास में एक होती है स्केलर क्वांटिटी। करंट मेरे पास में एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या मैं करंट को कोई वेक्टर क्वांटिटी बना सकता हूँ? आंसर इज यस। कैसे बना सकते हैं, मान लो मेरे पास में ये इलेक्ट्रॉन जो थे, ये करंट जो करंट था इसके अंदर में पूरा मैं इस तरह से एक बहुत बड़ा सा मैंने वायर ले लिया है और इसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया। ये एक हिस्सा, ये दो हिस्सा, ये तीन हिस्सा, इस तरह से हमें इसको एक एक स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर एरिया में मैं इसको कंसिडरेशन में लेके चल रहा हूँ। तो मैं ये कहूँ कि इस पाइप के, ये बड़ा पाइप था मेरे पास में, उसके अंदर में मैं मान लो मैंने 5 नए पाइप और डाल दिए, 1 2 3 4 और ये 5 डाल दिए, 5 पाइप हो गए मेरे पास में। तो एक पाइप से कितना चार्ज बाहर निकल रहा है, कितना चार्ज पर यूनिट एरिया बाहर निकल रहा है, कितने से, इस पर्टिकुलर एरिया से। पर यूनिट एरिया की बात यहाँ पर जब कंसिडरेशन में आ गई है तो एरिया सबको पता है कि भाई एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जब ये वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इस एरिया को जब मैं कंसिडरेशन में लेके आ रहा हूँ तो इस पर्टिकुलर एरिया से कितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, यानी कि पर यूनिट कितने चार्ज पार्टिकल यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, तो ये मेरे पास में आ जाएगी करंट डेंसिटी के नाम से जानते हैं। जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, मेरे पास में डेंसिटी होती है। ओके, तो उसी तरह से जब मैं इसकी बात करता हूं कि चार्ज मेरे पास में आएगा, पर यूनिट एरिया क्या होगा, सॉरी करंट पर यूनिट एरिया। तो पर यूनिट एरिया की जब यहां पर हम बात करेंगे तो इसको हम एक नाम दे दिया जाता है दैट इज नोन एज करंट डेंसिटी, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम जे से। फिर से ध्यान याद रखना कि वायर तो वही है मेरे पास में, लेकिन उसको मैंने छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया भाई, और एक एक पाइपलाइन से मैं पूछ रहा हूँ भाई आप कितना चार्ज दे रहे हो, आप कितना चार्ज दे रहे हो, आप कितना चार्ज दे रहे हो। तो जिस एरिया से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि एरिया हमारे पास में एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जब भी हम वेक्टर क्वांटिटी के साथ में इसको यूज करेंगे तो आप लोगों को ये एक फैक्टर, एक नई क्वांटिटी देगा दैट इज नोन एज करंट डेंसिटी एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जे के नाम से आप इसको हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पर आप लोगों के साथ में रिप्रेजेंट की गई है। तो फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है इसका, दैट इज जे डी आई बाई डी ए, यानी कि छोटा करंट आप उसको लेके सकते हैं, डिफरेंशियल करंट के रूप में भी बात कर सकते हैं। और एन क्या होता है, एन इज द यूनिट वेक्टर ऑफ द एरिया, जो आप एरिया कंसिडरेशन में लेके चल रहे हैं ना वो हो सकता है। वो एरिया चाहे ये भी हो सकता है, बिल्कुल स्टेट आप लोग बात करें, या फिर आप बात करें कि भाई जहाँ से करंट निकल रहा है वो, और सरफेस जो वो थोड़ा एंगल बना रहा है, थोड़ा टिल्ट आप लोगों ने कर दिया, तो इसका जो एरिया आएगा, जो यूनिट वेक्टर होगा एरिया का, वो तो इस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि यूनिट एरिया जो होता है, या फिर उसके नॉर्मल की बात करें, इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मैं ये सरफेस लिया तो इसका नॉर्मल ये हो गया, इसको थोड़ा टिल्ट कर दो तो भाई ऐसे थोड़ा ना रहेगा भी, ये इसका एरिया कैसे बन जाना है, ये तो परपेंडिकुलर बनाना है, तो यहाँ पर चला जाएगा इसके साथ में, इट मेकिंग 90 डिग्री विद दिस एरिया, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोग इसका एंगल भी यूज़ कर सकते हैं कि कितना एंगल वहाँ पर यूज़ किया गया। तो क्या करना है, एरिया का जो वैल्यू आएगा, ये इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, डी ए और कुछ एंगल बना दिया तो आपको कोस थीटा उसका यूज़ कर लेना है। ओके, तो करंट आप लोगों से पूछ लिया जाएगा भाई करंट कितना होगा, तो यहाँ पे इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, जे डी ए कोस थीटा बन जाएगा, और फाइनली यू विल गेट द आंसर आई जे हमारे पास में करंट डेंसिटी और ए मेरे पास में टोटल एरिया। अगर दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, इसका करंट आप लोगों के पास में निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आप लोग भाई याद रखना इसको। क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इसके डायमेंशन की बात कर लेता हूँ मैं। वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था, जब करंट के डायमेंशन की बात कर रहा था तो खाली वहाँ पर एम्पियर आ रहा था, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि जो हमारे पास में करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी इज गिवन बाई आई बाई ए, और ए जो होता है इसके अंदर में दो बार जो हमारा फंडामेंटल यूनिट कौन सी मल्टीप्लाई होती है, लेंथ होती है, यानी कि एम्पियर डिवाइडेड बाय मीटर इंटू मीटर आप यूज़ कर सकते हैं। और मीटर किसकी डायमेंशन होता है, लेंथ का होता है, तो इसके अंदर में क्या आ गया, एम्पियर और L-2 हो जाएगा भाई, तो AL-2 इसका डायमेंशन फॉर्मूला रहेगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलो, पहला जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट के ऊपर में करंट डेंसिटी इसने गिवन दे दी भाई, यहाँ से करंट डेंसिटी
गिवन है, दैट इज 2 × 10⁴। जे की डायरेक्शन में, जे किसकी डायरेक्शन आती है भाई, वाई की डायरेक्शन आती है। ओके, तो जे हमारे पास में किसकी डायरेक्शन होती है, वाई की डायरेक्शन होती है। अब ये कह रहा है कि द रेट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, चार्ज फ्लो का जो है वो रेट इसने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। तो एरिया, सॉरी, जो एरिया है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसका हमें जो वैल्यू है वो प्रोवाइड कर दिया है। यानी कि कुल मिला के इसने ये बोला है कि ये मेरे पास में इस पर्टिकुलर कंडक्टर के अंदर में ये एरिया इसने कंसिडरेशन में लिया है, इतना पूरा टोटल एरिया है, और उसके अंदर में इसने कहा है कि भाई जो करंट डेंसिटी है वो इतनी फ्लो कर रही है। तो बताओ कि पूरा करंट क्या होगा। तो करंट तो भाई पूरे में निकालना है ना अपने को, पूरे वायर का। तो हमें तो गिवन क्या है, जो करंट डेंसिटी इसने गिवन ही दी है वो तो इस एरिया की, यूनिट एरिया की बात कर रहा होगा, लेकिन मुझे एरिया तो पूरा ये पता है। तो इन दोनों का क्या करना होता है, आप सबने अभी देखा था कि JDS अगर कर देते हैं, जे यानी कि हमारे पास में जो करंट डेंसिटी है, और JDA cos थीटा आप लोग यूज कर लेते हैं, तो आप लोग को क्या मिल जाता है, टोटल करंट मिल जाता है अगर इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। अब देखो एरिया का भी, जो हमारा एरिया यूज कर रहे हैं उसका भी वेक्टर इस साइड में, और करंट डेंसिटी है उसका भी एरिया इसी वेक्टर जो है वो भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, और डॉट प्रोडक्ट है तो थीटा दोनों के बीच में क्या आएगा, हमारे पास में 0 आ जाएगा, यानी कि वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई है। तो आपको क्या करना है, सीधा J और DA को दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द आंसर 2 × 10⁴, क्योंकि यहाँ पर J का एलिमेंट है तो सबको पता है कि भाई I × I 1 होता है। जब x और x के एक्सिस को आप वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा, I × J करेंगे तो 0 मिलेगा, I × K करेंगे तो 0 मिलेगा। उसी तरह से जब J × J करेंगे तो आपको 1 वैल्यू मिलेगी, बाकी के साथ में ये 0 वैल्यू देगा। उसी तरह से K × K होगा तो 1 मिलेगा, बाकी सबके साथ में 0 वैल्यू देगा इन द केस ऑफ डॉट प्रोडक्ट की जब बात करते हैं। तो इसको रखो वैल्यूज़ को, और आपको मिल जाएगा भाई 2 हमारे पास में क्या बचेगा, ये वाली तो 0 हो जाएगी, तो बचना क्या हमारे पास में, केवल 6 बचेगा, एंड 6 एम्पियर हमारा इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं इसके अंदर में। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को गिवन क्या है भाई, ये कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस है वो अप्लाई किया गया वायर है जो एलॉय ड्राइव का बना हुआ है, जिसमें से करंट हमें विड्रॉ करना है। द करंट डेंसिटी वेरीज एज J3+ में 2R, वेयर R इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस, R इज द रेडियस ऑफ द वायर, देन द टोटल करंट थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। तो इसके अंदर में भी वही चीज़ आपसे बात करना चाह रहे हैं, टोटल करंट निकालने के लिए बोल रहा है। तो जो इसने डिस्क बनाई है ना, जो स्टिप बनाई है वो कुछ इस तरह की बनाई है। अगर 3D में देखो तो नीचे की साइड में भी इसकी डिस्क होगी, ठीक है, इसी के पैरेलल जो नीचे जाओगे तो इसी के नीचे की बात कर रहा हूँ मैं, जो आपको दिखनी नीचे है ये, लेकिन नीचे की साइड तक ये 3D के यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारी, जैसे प्लेट पे प्लेट आप लोग रख देते हैं, आप लोगों ने एक प्लेट रखी, उसके ऊपर में एक और प्लेट, उसके ऊपर में एक और प्लेट, तो ऐसे बहुत सारी आप लोग प्लेट रख सकते हैं। तो मैं बात करूँ कि उसकी जो विड्थ बनी होगी ना, जो प्लेट आप रखते आ रहे हैं उनको मेजर करेंगे तो उस विड्थ को मैं DR रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, छोटा सा आप लोगों ने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया उसका जो रेडियस है, और इनका जो रेडियस रहा होगा, जो यहाँ पर स्टिप बनी है दैट इज रेडियस R, प्लेट का जो रेडियस रहा होगा वो R हो गया। तो टोटल मेरे पास में यहाँ पर यूज करेंगे, जब एरिया इसका कंसिडरेशन में लेके आएंगे, JDS लेके आएंगे, तो आप इसको लिख सकते हैं कि जो मेरे पास में टोटल सर्कमफ्रेंस है 2πr, यानी कि एक का आप लोगों ने 2πr निकाल दिया, और कितनी नीचे तक आप लोगों ने प्लेट रखी है दैट इज DR, यानी उसकी थिकनेस हो गई है। तो टोटल एरिया आप लोगों को मिल गया इसका, बिल्कुल मिल गया। तो आप अपने फॉर्मूले के अंदर में बहुत अगर स्ट्रॉन्ग है वहाँ पर, तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्टली रखेंगे कि भाई जो हमारे पास में करंट होता है दैट इज इक्वल टू JDS, यानी कि करंट डेंसिटी डिवाइडेड बाई इनटू में JDS होता है भाई। तो J की वैल्यू रखेंगे और जो एरिया है उसकी वैल्यू रखेंगे, क्योंकि दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है, एंड इट विल बी 1। तो इसको आप सोल्व करेंगे और इंटीग्रेट करना, आप लोगों को मैंने मैथ की जो क्लासेज हो रही है इंटीग्रेशन वो आप लोगों को वहाँ समझा दिया है। तो भाई इसको आप सोल्व करके देखेंगे एंड यू विल गेट द आंसर 2π दिस वन। ठीक है, तो आप इसको भाई तो एक बार सोल्व करके देखना अपनी नोटबुक के अंदर में। कंसेप्ट क्या था वो आप लोगों को मैंने समझा दिया, क्योंकि एक पूरा उसने स्टिप लिया है तो प्लेट दर प्लेट उसके ऊपर में रखता चला जा रहा है। तो एरिया निकालने के लिए आपको पहले उसके सर्कमफ्रेंस और उसका जो विड्थ है, जो उसकी थिकनेस बनी है, उससे आप लोगों को मल्टीप्लाई करके देखना होगा भाई। ठीक है, अब एक छोटा सा हमारे पास में रिलेशन आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। इसके अंदर में क्या होता है, 3 जो क्वांटिटी हम पढ़ के आ चुके हैं भाई। क्या क्या पढ़ी थी हमने क्वांटिटी जो पढ़ी है, कि एक तो होते हैं हमारे पास में करंट डेंसिटी जिसको आप J से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरी होती है कंडक्टिविटी जिसको आप सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे, और लास्ट हमारे पास में होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन बन सकता है,
ठीक है, तो ये रिलेशन आप लोग को याद रखना इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन इज नॉट मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। इनके बीच में जो रिलेशन बना हुआ है उसको आप लोग भाई अच्छे से ध्यान रखना कि जो हमारे पास में रिलेशन निकल के आएगा कंडक्टिविटी का जो रिलेशन निकल के आएगा दैट इज इक्वल टू n, यानी कि नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल। E जो हमारे पास में चार्ज होता है उसका कितना वैल्यू है, जो भी चार्ज पार्टिकल आप लोगों ने लिया है उसका स्क्वायर आप लोगों को रखना है। टाउ सबको पता है कि ये रिलैक्सेशन टाइम होता है, और m यानी कि जो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है या चार्ज पार्टिकल होता है उसका मास आप लोगों को रिप्रेजेंट कर देना है। तो जो करंट डेंसिटी सिग्मा और इनके अंदर में जो रिलेशन बनेगा बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, जब ओम्स लॉ पढ़ेंगे तो वहां पर भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दैट इज इक्वल टू J करंट डेंसिटी सिग्मा, हमारे पास में क्या आ गया, ये कंडक्टिविटी आ गई है, एंड E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आप लोग को याद रखना है। सिग्मा की वैल्यू आप सबको पता है कि सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, दैट इज इक्वल टू NE स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाई m हो गया। E की भी वैल्यू आप लोगों को पता है भाई, बिल्कुल पता है क्या होती है ये, दैट इज इक्वल टू E इंटू में Q के नाम से भी आप जानते हैं इसको, सॉरी Q इंटू सॉरी E को आप रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक, F डिवाइडेड बाई Q आप इसको जानते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज के नाम से भी जानते हैं। Q की जगह पे आप E भी लिख सकते हैं। ओके, तो वो हमारे पास में इसको रिप्रेजेंट करके आप सारी वैल्यूज को निकालेंगे एंड यू विल गेट ए रिलेशन बिटवीन सिग्मा E एंड करंट डेंसिटी, दैट इज J इज इक्वल टू सिग्मा E के नाम से आप जानेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ओम्स लॉ के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। सबको पता है कि ओम्स लॉ जो अप्लाई होता है, कुछ इसकी फिजिकल कंडीशंस होती हैं। फिजिकल कंडीशन जैसे एक वायर लिया मैंने, एक को कंडक्टर ले लिया, इसकी पहली चीज़ तो भाई ये लेंथ, जो जितने भी एक्सपेरिमेंट मुझे इस पे करने इसकी लेंथ होनी चाहिए कांस्टेंट। यानी कि आपने 1 मीटर का वायर लिया तो जितनी भी आपको ऑपरेशन करने हैं ना, तो यही वायर होना चाहिए, इतनी ही लेंथ होनी चाहिए, और जिस टेम्परेचर पर कर रहे हैं, मान लो 300 डिग्री 300 केल्विन पर आप कर रहे हैं तो सारे एक्सपेरिमेंट 300 केल्विन पर ही करने। मान लो 5 बार प्रेशर पर कर रहे हैं तो 5 बार प्रेशर ही आपको रखना है हमेशा। अलग अलग वोल्टेज करंट, वोल्टेज आप चेंज कर सकते हैं, करंट आप चेंज कर सकते हैं इसके अंदर में, और उनके बीच में रिलेशन को सेटअप कर सकते हैं। तो लेंथ को, टेम्परेचर को, और मैकेनिकल स्ट्रेन, और जो भी हमारे पास में कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है उनको कांस्टेंट रखते हुए इसके ऊपर में जितने भी ऑपरेशन होंगे, तो वहां पर जो ओम्स लॉ ये कहता है कि ये सारी चीजें माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम बात करते हैं, तो ये कहता है कि भाई जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। ओम्स ने अपने जो स्टेटमेंट दी थी उसमें दिया गया था कि करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि आपने पोटेंशियल कितना उसके ऊपर में अप्लाई किया है। बाद में इसकी जो डेफिनेशन बनती है, वी कैन राइट इट एज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और जब ये कांस्टेंट हटेगा यू विल गेट इक्वल टू R इंटू में I, यानी कि एक टर्म आ जाती है दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं भाई आप लोग। ठीक है, तो मेरे पास में ये जो ओम्स लॉ होता है वो केवल और केवल जो ओमिक चीज़ें होती हैं, यानी कि ओम्स लॉ होता है जो लीनियर कंपोनेंट्स होते हैं केवल और केवल वही फॉलो करते हैं, जो नॉन लीनियर्स होंगे वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि ये मेरे पास में अगर इसके रिलेशन में बात करूं तो ये मेरे पास में V है और ये मेरे पास में I है। इट इज़ मेकिंग एन एंगल थीटा, यानी कि देख रहे हैं कि आप लीनियर इनके बीच में वेरिएशन जा रही है, तो इस एंगल की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। दैट इज परपेंडिकुलर और बेस, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, परपेंडिकुलर में V है और बेस में हमारे पास में I है। दिस इज V बाई I। तो आप ये कह सकते हैं कि स्लोप जो है वो हमें क्या रिप्रेजेंट करके दे रहा है, इसके रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मान लो स्लोप मेरा दो ऐसे आप लोग को ग्राफ दे जाए, एक ग्राफ ये और एक ग्राफ ये एंगल थीटा बना रहा है और ये एंगल थीटा 2 बना रहा है, एंड थीटा 2 इज मच ग्रेटर देन थीटा 1, तो किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा? तो सबको पता है कि जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा भाई। तो इसका स्लोप क्या मेरे पास में ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, तो ये मेरे पास में क्या हो गया, रेजिस्टेंस इसका ज़्यादा हो गया, और इसका स्लोप मेरे पास में कम आएगा, तो ये मेरे पास में इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो थीटा और थीटा 1 और थीटा 2 के बेसिस पे भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये आप लोगों को मैंने बता दिया था कि 6 इंटू 10⁻25 इंटू 10⁻18 जो होता है, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक एम्पियर करंट जब फ्लो करता है, इतने इलेक्ट्रॉन जब वहाँ से फ्लो कर जाएंगे। ये सारे मेन जो डेटाज हैं भाई ये आप लोगों को गिवन है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, उनकी वैल्यूज़ किस टिपिकल वैल्यूज जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो यहाँ पर आप लोगों को रिप्रेजेंट कर दी गई है। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूँ कुछ क्वेश्चंस को लेके। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, देखते हैं इसको। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू ए हीटर वायर इन 1 मिनट इफ इट कैरीज ए करंट ऑफ 8 एम्पियर। बहुत इजी क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन डाला गया है। तो आप सबको पता है कि करंट हमारे पास में क्या होता है, Q/T होता है, और Q का मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल जा रहे हैं, यानी नंबर ऑफ चार्ज
पार्टिकल, तो ई हो गया डिवाइडेड बाई टी, तो कितना होगा, इसकी वैल्यू आप लोगों को गिवन है, एन आप लोगों को निकालना है, आई आपको गिवन है, तो टाइम भी आप लोगों को गिवन है, तो इसके फॉर्मूला के अंदर में रखेंगे, दैट इज आई टी डिवाइडेड बाई, एंड यू विल गेट द आंसर 3 इंटू 10⁻21। तो अपने करके देखना भाई, आप लोगों का हो जाएगा सॉल्व ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। एन इलेक्ट्रॉन मूव इन ए सर्किल ऑफ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का कोई सर्किल है, उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन मेरा मूव कर रहा है विद ए कांस्टेंट स्पीड 4 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड, फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट एट ए पॉइंट ऑन द सर्किल। तो ये भी शायद हम लोगों ने पहले एक क्वेश्चन था वो डिस्कस कर लिया है इसके बारे में, तो चीज़ें वो ये देख, बेसिक आपका क्लियर है ना, तो आप इजीली कर लोगे, क्योंकि आपको पता है कि आई इजकल टू एन ई डिवाइडेड बाई टी होता है। तो मेरा मेन मोटिव होगा कि कितने मेरे पास में नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल और कितने चार्ज पार्टिकल है, तो वो निकाल लोगे। तो यहाँ से आप लोगों के एन जो आएगा v इजकल टू 2πr आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा, एंड यू विल गेट 2π इंटू 10⁻7 रोटेशन पर सेकेंड वो कर रहा है। तो इतने ही नंबर हमारे पास में क्या हो रहा है, इतनी बार ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि इतने चार्ज पार्टिकल इस पॉइंट से निकल रहे होंगे। तो आप n की जगह पे इस वैल्यू को पुट करेंगे, e की वैल्यू को पुट करेंगे। टाइम कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर में, टाइम इसके अंदर में आप लोगों को गिवन है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट, तो आप यूनिट टाइम के लिए भी इसको लेके चल सकते हैं, दैट इज 1 सेकंड के लिए। तो आंसर जो आएगा दैट इज 1 इंटू 10⁻12 सेकंड। मेन जो इसके अंदर में निकालना था, आपको ये निकालना था कि कितना रोटेशन ये 1 सेकंड के अंदर में यहाँ से लेके चल रहा है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी हमारे पास में गिवन है v2πr, एक फॉर्मूला भी याद हो आप लोगों को, मैंने ऊपर पढ़ाया है भाई इससे रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे पास में जो क्वेश्चन गिवन है। ये जो क्वेश्चन हमारे पास में कई कंसेप्ट इसके साथ में मिलके चल रहे हैं, कुछ केमिस्ट्री का कंसेप्ट भी होगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको देखते हैं। कह रहा है कि एक करंट है 1.34 एम्पियर है, वो एग्जिस्ट कर रहा है कॉपर वायर में, जिसका क्रॉस सेक्शनल 1 मिलीमीटर स्क्वायर है। तो ये कुछ इस तरह का वायर रहा होगा। अज्यूम ईच कॉपर एटम कंट्रीब्यूट 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। तो कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर में एक एटम है ना, ध्यान से सुनना, एटम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को देके जा रहा है। कैलकुलेट द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इन द वायर। ड्रिफ्ट स्पीड है वो आप लोग को फाइंड करने के लिए बोल रहा है। द डेंसिटी ऑफ कॉपर इज, डेंसिटी आप लोग को गिवन है, एंड एटॉमिक मास इज 63.5। देखो इसका सोचने का तरीका देखो कि अगर मेरे को ये पता लग जाए कि भाई कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे, तो उसके लिए मुझे पहले ये पता होना चाहिए कि कितने मोल्स हैं, और मोल्स मुझे पता होंगे तभी मैं बता सकता हूँ कि कितने इसके एटम रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है, कॉपर के जो है। तो इसका तरीका थोड़ा सा आप लोगों को केमिस्ट्री की तरफ में लेके जाऊंगा। तो पहले आप लोगों को ये निकालना है कि नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का तरीका होता है आपके पास में कि जो गिवन है आपके पास में डेंसिटी गिवन है, दैट इज डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास अगर आप कर देते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स आप लोगों को मिल जाते हैं 1 मीटर क्यूब एरिया, यानी कि वॉल्यूम जो है वो 1 मीटर क्यूब के अंदर में आपको ये मिल जाता है कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो आप लोग जब इसके अंदर में सोल्व करेंगे, तो ये जो किलोग्राम के अंदर में वैल्यूज हैं, पुट डाउन इट इन ग्राम, ग्राम के अंदर में आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपके पास में ये वैल्यू आ गई 8990 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई इट्स एटॉमिक मास। तो नंबर ऑफ मोल्स आप लोगों को मिल गए 1 इंटू 10⁻⁴ मिल गया। अब ये तो मोल मिले हैं, लेकिन हमें अभी एटम नहीं मिले हैं। एटम कब मिलेंगे, एवोगैड्रो नंबर अगर आप लोगों को याद हो कि जो नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास में आए हैं, अगर उसको मैं एवोगैड्रो नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो आप क्या करेंगे 10⁻²3, तो आपको ये मिल जाएगा कि नंबर ऑफ एटम्स वहां पर कितने मेरे पास में अवेलेबल होंगे। तो इस मोल को मैं क्या करूं, 1.4 मेरे पास में हो गया, और मेरे पास 6 इंटू 10 पावर एवोगैड्रो नंबर हो गया, तो उससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिल जाएगा कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए। तो नंबर ऑफ एटम मुझे पता लग गया, तो मुझे यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर में क्या होना है कि हर एटम क्या कर रहा है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो एटम पता लग गया, तो डायरेक्टली मेरे को चार्ज पार्टिकल पता लग गए। तो इसको रखेंगे वैल्यूज को, एंड यू विल गेट द आंसर 8.4 इंटू 10⁻28 मल्टीप्लाई करेंगे तो एटम मिल गए, यानी कि इतने ही मेरे पास में इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे। तो आई निकालने का आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था कि जब भी वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ भी हो, तो NEAVD आप यूज कर सकते हैं, और VD खाली आप लोगों को निकाल के दिखाना है, तो I डिवाइडेड बाई NEA कर सकते हैं। पुट डाउन द वैल्यूज एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन को भाई आप लोग सोल्व करके देखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को गिवन है, द करंट थ्रू ए वायर डिपेंड ऑन द टाइम। टाइम के ऊपर में डिपेंड कर रहा है, ये इसका दे रखा है। कैलकुलेट द चार्ज क्रॉस थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर इन 10 सेकेंड। तो चार्ज जो करंट है उसको निकालने का आपको सबको पता है कि I इजकल टू dq/dt होता है। तो इसका जो dq टोटल चार्ज के बारे में बात कर रहा है, यू कैन राइट इट एज I इंटू dt के रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और जो I है मेरे पास में वो इसने गिवन है इसके अंदर में, दैट इज इक्वल टू 2 प्लस में 3 IT दे रखा है। यहाँ पर आप इसकी वैल्यू को पुट करेंगे,
और दूसरा इसको क्या दे रखा है, dt आप लोगों को दे रखा है, dt इसके अंदर में होगा, इसके रिस्पेक्ट में अपने को क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब टोटल चार्ज मुझे निकालना है कितना, 0 to 10 सेकंड के लिए मुझे करना है, तो इसको भी मैं इंटीग्रेट करूंगा 0 to 10 सेकंड के लिए। इंटीग्रेशन में आप लोगों को समझाया गया है ये। और इसको भी जो अंदर वैल्यू है इसको भी मैं पूरा इंटीग्रेट करूंगा। इंटीग्रेट का मतलब होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े हैं भाई, ठीक है, इन सबको क्या कर लो, ये पूरा मैं इस कर्व के ऊपर में सबको कैलकुलेट तो कर नहीं सकता, तो सबको क्या करते हैं, सम अप कर देते हैं। और सम अप करने का तरीका हमारे पास में इंटीग्रेशन है, यानी कि 0 to 10 टोटल मैं इस टाइम को यूज़ कर लूँ तो मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा और ये मेरे पास में वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 170 गुलाम के आसपास में होगी। ठीक है, तो आप भाई इन क्वेश्चन को करके देखना। ये अगला क्वेश्चन है, आप इसको प्रैक्टिस करके देखोगे तो आप लोगों के पास में जो आंसर आएगा वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा जब सीट आप लोगों को प्रोवाइड होगी। तो इसको थोड़ा सा पिछले जितने भी कंसेप्ट हैं उनको यहाँ पर लगाकर आप इसको सोल्व करके देखना। ठीक है, चलो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, जिसके अंदर में इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे और फिर मॉडर्न जो फिजिक्स के चैप्टर हमारे पास में शुरू हो चुके हैं, मॉडर्न फिजिक्स को दोबारा से हम शुरू करेंगे जहाँ से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को करके देखना भाई, ये मैंने स्क्रीन पर थोड़ी देर होल्ड रख देता हूँ जहाँ से आप इसका पूरा सोल्यूशन भी आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए मिलते, थैंक यू सो मच।